नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल माइंडेड बेस्ट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाडवन बंदरगाह यानी वाडवन पोर्ट। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ बातें बताई है वाडवन पोर्ट के बारे में, जिससे आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ बातें जरूर लेकर जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तब तक के लिए लेट्स स्टार्ट। आज हमारा भारत देश बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे भारत देश में बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़े डेवलपमेंट में जो हाथ होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और हमारे भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, और ये प्रोजेक्ट्स हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर सवाल उठा है इनकी हमें क्या कीमत चुकानी। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वाडवन पोर्ट, जिसके बारे में मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उससे जाकर भी देख सकते हो। आज भारत एक इंडस्ट्रियल हब बनने की तैयारी कर रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। पर इसके लिए दो चीज़ों की सख्त जरूरत होती है, जो है कम लेबर कॉस्ट और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, और इसी वजह से भारत दूसरी जगह मात खा जाता है। और इसी के वजह से बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाती है, और इसी वजह से भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाया था। इसलिए भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो है भारतमाला प्रोजेक्ट, रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कोस्टल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया है, जो है सागरमाला प्रोजेक्ट। भारत को 7500 किलोमीटर्स की कोस्टल लाइन मिली है, और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में 12 बड़े पोर्ट्स और 200 छोटे पोर्ट्स मौजूद है। सागरमाला प्रोजेक्ट में इन सारे पोर्ट्स को और भी ज़्यादा डेवलप और एडवांस किया जाएगा, और नए पोर्ट्स का भी निर्माण किया जाना है। सागरमाला प्रोजेक्ट को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संकल्पित किया गया था, और 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव करके इसमें 10,29,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्रावधान बनाया गया, और इन्हें 2035 तक पूरा करने का गवर्नमेंट का इरादा है, जिसमें 5 बड़े पोर्ट्स का निर्माण किया जाना है। जो 5 बड़े पोर्ट्स है वो है बेलीगरी पोर्ट कर्नाटका, सागर आइलैंड पोर्ट वेस्ट बंगाल, वेडिंगम इंटरनेशनल पोर्ट केरला, पारादीप आउटर हार्बर पोर्ट ओडिशा, और इनमें जो सबसे बड़ा है वो है वाडवन पोर्ट महाराष्ट्र। और इन सब में से जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट है वो भी वाडवन पोर्ट में ही जाने वाली है, 65,544 करोड़ रुपीस। ये सब वाडवन पोर्ट में इन्वेस्ट किए जाने हैं। अब आपको पता ही चल गया होगा, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है ना, है नहीं। वाडवन पोर्ट ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। ये पोर्ट बनाने के लिए यहाँ के समुद्र में 5000 एकड़ से भी ज्यादा एरिया को भर दिया जाने वाला है। पर मुझे नहीं समझ में आता, जब इतना बड़ा एरिया भर दिया जाएगा तो समुद्र क्या अपना रास्ता नहीं बनाएगा? क्या समुद्र का पानी वहाँ के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा? उसके गांव में नहीं घुस जाएगा? अरे बहुत ज्यादा करेगा। उसका पानी वहाँ के गांव में घुसकर वहाँ के सारे लोगों को प्रभावित करेगा, और यहाँ के लोगों का इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और यहाँ के लोग अपनी जमीनें छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। पर इस पोर्ट का जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो होगा यहाँ के मछुआरों पर, क्योंकि गुजरात के पास होने के कारण तापी, नर्मदा जैसे बहुत सारी नदियों का यहाँ पर प्रभाव है, जिसके कारण यहाँ का जो समुद्र है वो थोड़ा कम खारा है, और यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में पथरीला एरिया पाया जाता है। और मैंग्रोव ट्रीज की अनगिनत तादाद होने की वजह से यहाँ पर एक परफेक्ट कंडीशन बन जाती है मछलियों के रिप्रोडक्शन के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीसीज भी पाई गई है, और इन पर लाई करने वाले 300 से भी ज़्यादा पक्षियों की यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती है। और ये 1998 के नीरी के सर्वे के अनुसार प्रूव्ड हुआ है। इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फिशिंग की जाती है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसी बिजनेस पर निर्भर करते हैं। पर जब यहाँ पर पोर्ट बना दिया जाएगा तब यहाँ पर 11 किलोमीटर तक का एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया जाएगा, तो फिर मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा कुछ बचने वाला है, क्योंकि जो 5000 एकड़ का एरिया पोर्ट के लिए भरा जाने वाला है उस एरिया में ही वो मेन स्पॉट है, वो गोल्डन स्पॉट है मछलियों के रिप्रोडक्शन के लिए, और वहीं पर ज्यादा से ज्यादा मछलियों की रिप्रोडक्शन होती है। तो फिर अगर यहाँ पर पोर्ट बना तो ये मेन स्पॉट जो गोल्डन स्पॉट माना जाता है मछलियों के लिए वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है, और ये मछलियों की रिप्रोडक्शन की चेन पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और यहाँ पर डेली बेसिस पर अगर यहाँ पर शिप्स की
पूरी तरह से मूवमेंट होती जाएगी। यहाँ पर पूरी तरह से उथल पुथल पानी की बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होगी और इसी वजह से मछलियों के पूरी बायोडाइवर्सिटी पर इसका खतरा आ सकता है। और रही बात मछुआरों की, तो अगर यहाँ पर एक 11 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई गोल्डन बेल्ट जैसी चीज इनके लिए एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यही 11 किलोमीटर का एरिया ही है जहाँ पर मेन फिशिंग होती है और बाकी के एरिया में ज्यादातर फिशिंग नहीं आती और इसी की वजह से इनकी रोजी रोटी छीन सकती है और उसका परिणाम सातपाटी पालघर से साई डाहडू तक के 1 लाख से ऊपर मछुआरों पर होने वाला है। तो अगर ये पोर्ट बना तो इनकी बहुत सारी उम्मीदें छीन सकती है और इनकी रोजी रोटी छीन सकती है। इन पर बहुत बड़ी मुसीबत इस पोर्ट के कारण आने वाली है। इस पोर्ट का प्रभाव यहाँ के किसानों पर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं और खेती पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब यहाँ पर पोर्ट बना दिया जाएगा तब यहाँ के किसानों पर भी बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जब यहाँ पर पोर्ट बना दिया जाएगा तब यहाँ के किसानों को उनकी उतनी ही ज़मीनें मिल पाएंगी। इस सवाल का जवाब शायद हम सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर किसानों की संख्या 50,000 से भी ज़्यादा है और यहाँ के पालघर ज़िले के जो निर्भर करते हैं इन किसानों पर ही रोज़गार के लिए, उन आदिवासी की संख्या तो मैंने अभी तक बताई नहीं। तो आप सोच ही सकते हैं यहाँ पर किसानों पर भी कितनी ज़्यादा रोज़गार निर्मित होती है और कितने ज़्यादा लोग इन्हीं पर ही निर्भर होते हैं। और इतनी ही नहीं बल्कि यहाँ के जो हजारों डायमेकर्स है जिनके कारण यहाँ के स्टेट के लोगों को ही नहीं बल्कि बाहर के स्टेट के लोगों को भी बहुत सारी जॉब्स मिली हुई है और इनके कारण बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी आज चल रही है। और इन्हीं पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है वाधवान पोर्ट का, क्योंकि अगर ये पोर्ट हुआ तो इनकी ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और उनकी भी रोजी रोटी छीन सकती है। पर यहाँ के इन्वायरमेंट की बात, यहाँ की नेचर की बात तो मैंने अभी तक आपको पता ही नहीं, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि यहाँ का जो 25 किलोमीटर का दायरा है उसे 20 जून 1991 को एज अ हाईली सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन डिक्लेयर किया गया था, जो भारत के सबसे 8 इकोलॉजिकल हाईली सेंसिटिव जोन्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बोईसर एमआईडीसी, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मौजूद है और इनकी वजह से ये एरिया पहले से ही बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। और इसी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 19 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ढानू तालुका पर्यावरण अथॉरिटी यानी DTPA की स्थापना हुई थी और इसी 25 किलोमीटर के ग्रीन जोन को नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया घोषित कर दिया गया, ताकि यहाँ पर और भी कोई इंडस्ट्री ना बन पाए और यहाँ पर और भी ज़्यादा पोल्यूशन की हद ना पार हो सके। पर 1996 से 1998 के दौरान ऑस्ट्रेलियन कंपनी P&O ने वाधवन पोर्ट बनाने का प्रस्ताव रख दिया, जिसके खिलाफ वाधवन बंदर संघर्ष समिति ने पिटीशन कर दिया, जिस पर डिसीजन देते हुए DTPA, जिसके चेयरमैन जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी थे, उस पर 5 ऑर्डर निकालकर इस पोर्ट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि फ्यूचर में भी यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं बन सकती। और इसी बात से हमें समझ में आता है कि DTPA ने पर्यावरण के नियमों का बखूबी से पालन किया है। हालांकि 2015 से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, उनका वाधवन पोर्ट बनाने की कोशिश आज भी जारी है, जो PPP मॉडल पर बेस्ड होगी, जो मेजरली प्राइवेट डेवलपर्स के अंडर होगी। पर क्यों, क्या होगा इससे? क्योंकि यहाँ पर एक पथरीला एरिया होने की वजह से और समंदर में 20 मीटर डेप्थ होने की वजह से JNPT को इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है और उनके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर JNPT ने DTPA के सामने प्रस्ताव रखे थे, पर 2017 में DTPA ने 1998 के ऑर्डर्स को जारी रखते हुए वाधवन पोर्ट के खिलाफ JNPT को लीगल स्टे दे दिया। JNPT को यहाँ पर किसी भी हाल में पोर्ट बनाना है, इसलिए उनका कहना है पोर्ट ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। पर यहाँ पर इंडस्ट्री की बात तो चल ही नहीं रही है, यहाँ पर बात चल रही है इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की और यहाँ पर पोल्यूशन कम करने की। और रही बात पोर्ट की, तो पोर्ट से क्या पोल्यूशन नहीं होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नॉर्मल पोर्ट में भी या फिर एक इंटरनेशनल पोर्ट में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है और वाधवन पोर्ट एक बहुत बड़ा पोर्ट होने वाला है, जो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। और एक नॉर्मल पोर्ट में साल में 30 लाख से भी ज़्यादा, मैं ट्रक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रक्स की 30 लाख से भी ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। यहाँ पर नए कनेक्टिविटी रेलवेज और रोडवेज बनाए जाएंगे। यहाँ पर कंटेनर्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन्स बनाए जाएंगे, उनके लिए बहुत सारी जगह खाली की जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ आएंगे, उनके जो वर्कर्स आएंगे, उनके सेटलमेंट के लिए यहाँ पर कॉलोनीज बनाई जाएंगी। क्या इनसे पोल्यूशन नहीं होगा?
तो यहाँ पर पोल्यूशन इंडस्ट्री से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये इंडस्ट्री से कम पोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार सुना था जो JNPT का जो पहला वाला पोर्ट है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो आप इसे समझ ही सकते हैं एक पोर्ट से कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर लोगों की ज़मीनें ली गई थी पहले और उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। वो आज तक अपने न्याय के लिए, अपने असली हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको आज तक भी न्याय नहीं मिल पाया और उन्हें अपने हक नहीं मिल पाए। तो क्या यहाँ के लोग अपनी ज़मीनें ऐसे ही दे दे? वे तो ऐसे होगा, ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर लो, नहीं हमें मिले तो हम देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। देश इनसे ही बनता है और इसीलिए आज भी ये लोग इस पोर्ट के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी हर चीज़ को बचाना है। यहाँ पर एक पवित्र स्थान है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था, जो भारत की सबसे रेयरेस्ट प्लेसेस में से एक है, जो है शंखोधर, जहाँ पर जीवित शंख पाए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और जो बीच के इतने पास पाए जाते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं इन सारी चीज़ों को ये बचाना चाहते हैं। हमारा भारत देश क्या है? क्या एक ज़मीन के टुकड़े का नाम है? क्या ये बस लकीर का नाम है? या फिर यहाँ पर रहने वाले सिर्फ लोगों का नाम है? नहीं, हमारा भारत देश उसकी संस्कृति से बनता है, उसके बायोडाइवर्सिटी से बनता है। हमारा देश एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर संस्कृति को बचाया जाता है, लोगों की खुशियों को बचाया जाता है। हमारा देश सिर्फ मशीन नहीं है, सिर्फ हम विकास नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमारे लोगों के साथ, हमारे संस्कृति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और यही संस्कृति हमें बचानी होगी। अगर हम विकास के साथ साथ अपने लोगों को, अपनी संस्कृति को, अपने बायोडाइवर्सिटी को अगर बचा ले, तभी बनेगा मेरे सपना का भारत, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।